हेलो नाइन्थ क्लास। लास्ट हम लोगों ने ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन रीड किया था। एक बार फिर भी किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट रह गया उसमें, तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, बता सकता है, सर ये हमें प्रॉब्लम रहेगी। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेन एक डिफरेंस था, सोलवेंट पार्टिकल की मूवमेंट थी ओस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसके बाद फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आज हमें डिस्कस करना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल लिखिए, सेल वॉल एक्चुअल में है क्या? ये प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है भाई। सेल वॉल बनी किसकी होगी? सेलुलोज की। सेलुलोज धरती के ऊपर मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, याद रखना ये बात। धरती पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है वो कौन सा है? सेलुलोज है। सेलुलोज बनाती क्या है? प्लांट के अंदर सेल वॉल बनाती है। ठीक है जी। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? रिजिड। रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो फिलामेंट बनाते हैं सेल वॉल। ठीक है जी। दो ही चीज याद रखनी है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, सेलुलोज की बनी होगी, रिजिड होती है। प्लस एक क्वेश्चन पूछा था कल आपसे वीडियो में, क्या सेल वॉल भी सेमी परमिएबल होती है? जी नहीं, ये परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल। ये किसी चीज को सेलेक्ट करके नहीं भेजती, कोई भी सामान हो, कोई भी सब्सटेंस, उसको एंट्री करवा देती है सेल के अंदर। नेक्स्ट, फंक्शन क्या होंगे सेल वॉल के? फिर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या होंगे? पहला, फर्स्ट पॉइंट, टर्जिड बनाती है सेल वॉल, सेल को टर्जिड बनाती है। टर्जिड क्या लिखोगे? इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। छोटा सा फिनोमिना एक बार बता देता हूं आपको। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है अप टू 90%। वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है जी। ये सेल वॉल थी, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल से इसका साइज छोटा या बड़ा होगा। साइज छोटा हो जाएगा तो पानी इसके अंदर एंट्री करेगा, और इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो इसमें से वाटर बाहर आ जाएगा। तो ये वैक्यूल है, ये ओस्मो रेगुलेशन इसमें हेल्प करता है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को बनाए रखना, वाटर कंसंट्रेशन मेंटेनेंस, वो ओस्मो रेगुलेशन है। क्या कहलाता है बेटा? फ्लूइड कंसंट्रेशन बनाए रखना। तो ये वैक्यूल है, ये साइज छोटा हो जाएगा तो इसके अंदर पानी एंट्री करेगा, और इसका साइज बढ़ जाएगा तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो सेल वॉल है वो वाटर को एंट्री करवाती है, प्लस बाहर निकालती है, जिससे सेल टर्जिड होती है। क्या होती है बेटा? टर्जिड। तो सेल को मोटा बनाने में, टर्जिड बनाने में हेल्प करती है। दूसरा मेन फंक्शन है सेल वॉल का। सेकंड फंक्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या करता है बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द प्लांट सेल। रफ एंड टफ बाहर से रिजिड है,
इससे प्लांट सेल को स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट, फ्रीली परमिएबल है ये, इट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। परमिएबल इट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। एक और खास बात, इस सेल वॉल के अंदर इट हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड पिट्स। क्या होते हैं बेटा? पिट्स। छोटे छोटे होल्स हैं जिन्हें पिट्स बोलते हैं। ऑल्सो या फिर प्लाज्मोडस्मेटा या प्लाज्मोडस्मेटा भी बोल सकता हूं। क्या फंक्शन है प्लाज्मोडस्मेटा का? ये छोटे छोटे होल्स का। एक बात समझो ध्यान से, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये दो सेल हैं। यहां पर छोटा सा एक होल प्रेजेंट होगा। इस सेल से, ए सेल से बी सेल के अंदर कोई सामान पहुंचाना है तो इस छोटे से पोर के थ्रू, इस पोर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मोडस्मेटा बोलते हैं। इसके थ्रू चीज़ों की आदान प्रदान। कॉमन लैंग्वेज में हम देखो, अपने गांव के अंदर अपने चाचा का घर होता है, अपने ताऊ जी का घर होता है, दोनों घर के बीच में एक दीवार है। उस दीवार पे छोटा सा हम क्या बना लेते हैं? सामान को एक्सचेंज करने के लिए एक छोटा सा होल होता है। वही होल प्लांट सेल के अंदर है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडस्मेटा। ठीक है जी, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। डिफरेंस लिखते हैं हम लोग सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या क्या है? चलिए फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। सेल वॉल के अंदर यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अभी बताएं, जनरली सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। इसके अलावा कोई पूछ ले, एक दो पॉइंट और भी आना, हेमी सेलुलोज भी कह सकते हो। हेमी सेलुलोज प्लांट में नहीं। अगर मैं मोनेराज छोटा किंगडम है, अगर एक किंगडम अलग से बात करूं, वहां हेमी सेलुलोज या फिर पैक्टिन की भी बनी हो सकती है भाई सेल वॉल। ठीक है जी। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कल ही पढ़ा था, इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन बनी हुई है। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन, आपके लेवल तक बता रहा हूं सिर्फ है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल, ठीक है भाई। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है भाई, सेकेंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट लिखो, सेल वॉल है, इट इज नॉन लिविंग, इट इज नॉन लिविंग एंड थिक, थोड़ी सी मोटी होती है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज लिविंग एंड थिन। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, सेल वॉल के अंदर इट इज रिजिड, थोड़ी सी टफ होती है, टाइट होती है, रिजिड, इट इज रिजिड। जबकि ये फ्लेक्सिबल है,
इट इज ए फ्लेक्सिबल। अभी पढ़ा था इट इज जनरली परमिएबल। इट इज जनरली परमिएबल। जनरली क्या होती है बेटा, ये परमिएबल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। सभी चीजों को अंदर एकदम से नहीं जाने देगी, चेक करके ही अंदर जाने देती है। ठीक है जी। इसका मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन लिख लो, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है टू होल्ड सेल कंटेंट। सेल के अंदर जितना भी सामान है, कंटेंट है, उसको होल्ड करना एंड कंट्रोल दी पैसेज ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है, सामान है, वो बाहर जाएगा या अंदर आएगा, उसके पैसेज को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। ये था सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना था, सबसे बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ थोड़ा सा मिलता हुआ सेल वॉल पढ़ लिया। सेकंड पार्ट शायद मैंने आप लोगों को साइटोप्लाज्म लिखवाया था, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। लास्ट वाला जो पार्ट लिखवाया था न्यूक्लियस, उसका डिस्कशन कर लेते हैं आज। न्यूक्लियस, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने उसका कंपैरिजन किया था, याद करो पिछली वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो इतना छोटा होता है, जिस प्रकार एक क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड है, उसके पिच के ऊपर रखा हुआ एक मटर का दाना, यानी पूरा क्रिकेट का जो स्टेडियम है वो एक सेल मान लो, और जो मटर का दाना है, पी सीड, वो रखा हुआ है पिच के ऊपर, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। 1831 में किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, हुक ने सॉरी नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है जी। न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है बेटा? ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का दिमाग है। इट कंट्रोल all metabolic activity of the cell. Also, it also control transmission of character from पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं एक बार न्यूक्लियस के बारे में। ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। इस सेल के अंदर एक बीच में सेंट्रली प्लेस्ड एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। एक लिक्विड भी भरा हुआ है, इस लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं हम? डीएनए, आरएनए, कुछ भी हो सकता है, सिंपल ही देते हैं आप इसको, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल बेटा
डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। दोनों की फुल फॉर्म बता दी थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म बताई थी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जनरली छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा लो या फिर वायरस वगैरह में जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए होता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। ठीक है जी, चलिए यहां तक ये पढ़ चुके हैं। ये जो बाहर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस के बाहर वाली दीवार दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है न्यूक्लियस के अंदर ही, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। और थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए तो कई जगह पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवलप है, ये अब्सेंट होता है, यानी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे खाली जगह प्रेजेंट है। वैसे अगर मैं इस मेम्ब्रेन को देखूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल है, डबल लेयर है भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होगी। कई जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, उसे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ठीक है जी, न्यूक्लियर पोर कहा जाएगा। चलिए अब न्यूक्लियोलस, सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? ये याद रखना, न्यूक्लियोलस जर्नली क्या बनाता है, मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, इट फॉर्म या इट मेक मेम्ब्रेन। दूसरा, सेकंड इसका मेन फंक्शन है, इट ऑल्सो फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोम सेल का एक छोटा सा पार्ट ऑर्गेनली है। जनरली राइबोसोम से बनती है बेटा प्रोटीन। इसके अंदर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो मैं न्यूक्लियोलस को कह सकता हूं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या कह सकता हूं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोल सकते हैं भाई। ठीक है जी। अगर आपसे कहा जाए न्यूक्लियोलस के अंदर क्या क्या चीज मिलती है, जनरली न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दो चीजें सबसे ज्यादा हुई। ठीक है जी। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर चलते हैं, जो डीएनए या आरएनए बताया आपने। हमने कहा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, मम्मी पापा से बच्चों के अंदर गुणों को लेके जाने का काम है इस जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है जी, जेनेटिक मटेरियल का। तो जो ये डीएनए है ना, जो डीएनए, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, ये अकेला नहीं होता। ये डीएनए एक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, इसके साथ जुड़ा हुआ मिलता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों को हम एक साथ बोल देते हैं बेटा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। तो आपसे कोई कहे व्हाट इज क्रोमैटिन, तो आप क्या कहोगे, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ जाए तो वो क्या है हमारा, क्रोमैटिन। ठीक है जी। चलिए डीएनए के बारे में, जब एक सेल डिवाइड होने की कोशिश करती है, डिवाइड होती है, ये मान लो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस। जब इस सेल को डिवाइड होना है, एक से ये दो पार्ट होंगे, जब एक सेल से दो सेल होने हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए है ये कंडेंस हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कंडेंस होकर क्या बनाएगा, ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है।
इस क्रोमोसोम में देखूं, ये आर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये इसकी बाजुएं दिखाई दे रही हैं, आर्म्स, इनको कहते हैं क्रोमेटिड। इन आर्म्स को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स हैं। जहां पर ये क्रोमेटिड जुड़ी हुई है बीचों बीच, ये वाला पार्ट, इसे सेंट्रोमेयर कहेंगे, सेंट्रोमेयर। ठीक है। इस क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स हैं, इनके ऊपर कुछ एक पॉइंट्स हैं ऐसे, ये देखो कुछ एक पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैंने कह दिया जीन। चलिए, तो आपसे पूछा जाए जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में। कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन। जीन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहाँ है? डीएनए के अंदर। सबसे छोटी यूनिट है जीन। आपको पूछ ले व्हाट इज जीन? इट इज द, लिख लीजिए, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी माता पिता से बच्चों के अंदर गुणों के ट्रांसफर को बोलते हैं। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट कौन है बेटा हेरिडिटी की? जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे। और क्रोमोसोम कहाँ है बेटा? डीएनए के अंदर। ठीक है भाई। ये सेंट्रोमेयर वो जगह है जहां पर ये क्रोमेटिड से जुड़ी होगी। अब बात करते हैं क्रोमेटिड। एक ये क्रोमोसोम है, ये देखो ये क्रोमोसोम, सिंपली बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम है, एक साथ में एक और क्रोमोसोम है। ठीक है भाई, दो क्रोमोसोम है। ये दोनों में ये एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, इनको मैं बोलूंगा सिस्टर क्रोमेटिड। याद रखना ये भी, सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक इसकी और एक इसकी, इसको बोलूंगा मैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए आपको, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लिख लिया? चलिए जी, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल। कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर, एक सेल के अंदर? चलिए, अब इसको समझने के लिए आपको दो टर्म्स और समझनी है, एक हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड। एक हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड। इसके साथ साथ इससे पहले एक और समझ लो, सोमैटिक सेल, और एक होती है गैमेटिक या गैमेट सेल। सोमैटिक सेल जिनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, दो सेल, सोमैटिक सेल लिख लो, दो सेल विच आर नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट और रिप्रोडक्शन लिख लो चाहे आप। वो सेल जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है वो सोमैटिक सेल है। गैमेट सेल which are directly involved in reproduction। ये टर्म बोल तो रहा हूं मैं, रिप्रोडक्शन। होती क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी संतान पैदा करता है।
रिप्रोडक्शन है, डेफिनेशन लिखना चाहो इसकी भी लिख सकते हो। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which young ones are produced by the parents, तो सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल, आपको गैमेट वाली सेल पता लग गया। अब आता है एक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। याद रखना है सोमेटिक सेल है ना, सोमेटिक सेल, उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यही डेफिनेशन इसकी है। हैप्लॉइड में लिख लेना हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जबकि डिप्लॉइड में लिख लेना डबल या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। गुरुजी ये बात समझ नहीं आई, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा ह्यूमन बीइंग के अंदर अभी जो क्रोमोसोम बनाए थे ऐसे, ये सोमेटिक सेल की बात करूं, सोमेटिक सेल की बात करूं, सोमेटिक सेल की बात करूं तो उसमें ऐसे जोड़े में मिलते हैं ना क्रोमोसोम, एक जैसे 2 क्रोमोसोम है, ये देखो ये जोड़े में हो गए, तो ये कितने सेट हैं? डबल सेट हो गया एक ही क्रोमोसोम का। ये लो जी, फिर एक और आया, एक और, ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने पेयर हैं। डिप्लॉयड सेल की बात करूं, ह्यूमन बीइंग के अंदर की बात करें, ह्यूमन बीइंग के अंदर तो 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 23 पेयर। ऐसे कितने जोड़े हैं बेटा? 23 जोड़े हैं। यो एक सेट हो गया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, 4 जोड़े, ऐसे कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े हैं। ये 23 जोड़े वाला, इसको बोलूंगा मैं डिप्लॉयड। क्या बोलूंगा? डिप्लॉयड। अगर किसी सेल में, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो वो सेल कौन सी सेल कहलाओगी बेटा? डिप्लॉयड सेल। क्या कहलाएगी? डिप्लॉयड सेल। उसके अंदर कितने? 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर कह सकता हूं। ठीक है जी, 23 पेयर बोल दूं या 46 क्रोमोसोम कह सकता हूं। हैप्लॉयड सेल की बात करूं, हैप्लॉयड सेल की, तो इसके अंदर होंगे ओनली 23 क्रोमोसोम। ये देखो, ये जोड़े वाला बताया था मैंने। हैप्लॉयड में होंगे 23, डिप्लॉयड में होंगे 46, 23 पेयर कह सकता हूं। डिप्लॉयड सेल में तो 2-2 का ग्रुप था, सेट था। यहां क्या कहो, सब में से एक हट जाएगा, तो एक ही सेट हाफ सेट बचेगा भाई क्रोमोसोम का। डबल सेट हो तो डिप्लॉयड, हाफ सेट हो तो हैप्लॉयड। H से हाफ, D से डबल, याद हो जाएगा भाई। डबल किस में होगा? सोमेटिक सेल में। हैप्लॉयड किस में होगा बेटा? गैमेट वाली सेल में। तो ये क्रोमोसोम्स के बारे में था। अब फंक्शन आ जाता है कई बार। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? लिखिए, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला पार्ट जो अभी बताया आपको, हैप्लॉयड डिप्लॉयड। क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट फंक्शन लिखो नंबर 1, वही इट कंट्रोल ऑल दी एक्टिविटी, ब्रैकेट लेना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितने भी काम हो रहे हैं सेल के अंदर, इसकी परमिशन के बिना नहीं होंगे, न्यूक्लियस की परमिशन के बिना। दूसरा, सेल डिवाइड होती है ना, सुनो, ये एक सेल है, ये डिवीजन होता है, 1 से 2 हो गए, फिर आगे अगली अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे, फिर आगे जाके ये 2 में डिवाइड हो जाती हैं।
ये वाले आगे 2 में डिवाइड होंगी। तो इसको बोलते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होती है, उसमें कंटिन्यूअस है, एक लगातार साइकिल चलती है, उसको आप बोलते हैं सेल साइकिल। तो इसको सेल को डिवाइड करने में भी किसका हाथ है बेटा? न्यूक्लियस का। तो इट रेगुलेट सेल साइकिल। नंबर 3 बताया था, न्यूक्लियस is associated with transmission of character from parents to offspring। मैं ऑफस्प्रिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है बेटा संतान। कहीं फिर क्वेश्चन बताया नहीं पहले, ठीक है भाई। इसके बाद अगर एक और फंक्शन लिखना चाहो तो लिख लेना, इट ऑल्सो रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है कौन बेटा? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन हो चुका है। यहां तक करना है आपको आज।